दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने भारत के बारे में। कभी ना कभी आप लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर हमारे भारत देश की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई। आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की खोज कैसे हुई और किसने की। दोस्तों भारत का इतिहास ना जाने कितने रहस्यों से भरा है। भारत एक प्राचीन देश है जो अपने बीते सालों में हमेशा से हर मामले में परिपूर्ण रहा है। न केवल धन दौलत से बल्कि प्रकृति से भी हमेशा से परिपूर्ण रहा है। भारत के पास एक वक्त इतना सारा धन और खजाना था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कई बड़े बड़े देशों से लोग भारत में व्यापार करने आते थे और यहाँ से खूब सारा धन कमा लेकर जाते थे। भारत अन्य देशों के मुकाबले काफी खुशहाल था। लेकिन पूछा जाता है कि आखिर भारत की खोज किसने की थी, किसे सबसे पहले भारत के बारे में पता चला था। हालांकि भारत में व्यापार के इतने अवसर थे कि लोग अपने आप भारत की ओर बढ़ते चले गए, लेकिन इतिहास में कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। वह समुद्री मार्ग से भारत आया था। यूरोप से एशिया तक समुद्री मार्ग को खोजने का क्रेडिट भी वास्को डी गामा को भी दिया जाता है। साथ ही वास्को डी गामा को डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या हुआ इंडिया आने का फायदा? वास्को डी गामा का इस खोज ने पश्चिमी देश के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। इस खोज के साथ साथ वास्को डी गामा ने अपने साथ साथ ईसाई मुस्लिम संघर्ष भी साथ लेकर आए, जिसके चलते कालीकट में राजकीय सम्मान दिया गया और राजकीय उपाधि भी दी गई। वास्को डी गामा भारत से काली मिर्च पुर्तगाल ले जाते थे। उस समय तक भारत में हरी मिर्च की खेती नहीं होती थी। भारत में हरी मिर्च को पुर्तगाली ही 16वीं सदी में लेकर आए। आज भारत हरी मिर्च मलयालम में मुलाकू का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। उसी समय यूरोप के लोग पूरी दुनिया में व्यापार करना चाहते थे। भारत में व्यापार करने के लिए उन्हें समुद्री मार्गों का पता नहीं था। उस समय अरब के लोग भारत के रास्तों को जानते थे, लेकिन उन्हें यूरोप के लोगों को मार्गों के बारे में नहीं बताया। वास्को डी गामा पहले शख्स थे जिन्होंने भारत के समुद्री मार्गों को खोज निकाला था। कोलंबस भी भारत को खोजने गए थे, लेकिन अमेरिका जा पहुँचे। हालांकि आजकल पढ़ाया जाता है कि भारत के समुद्री मार्गों की वास्को डी गामा ने खोज की थी। सचमुच यह हद दर्जे की मूर्खता है। भारतीय बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। पढ़ाया ये जाना चाहिए वास्को डी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचाने का समुद्री मार्ग बताया। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले मिर्च आदि खरीदा करते थे, लेकिन अरब देश के कारोबारी उन्हें ये नहीं बताते थे कि ये मसाला पैदा कहाँ करते हैं। यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि ये अरब के कारोबारी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। ये कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज्यादा परिचित नहीं थे। यहाँ तक सवाल भारत का है तो उसके एक और हिमालय की एक ऐसी श्रृंखला है जिसे पार करना उस दौर में असंभव था। भारत के दूसरी ओर तीनों ओर से समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुँचने के लिए 3 रास्ते थे। पहला, रसिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कई ज्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन ये रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे। वो किसी अन्य को अंदर नहीं आने देते थे। तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नागरिक था जो पेशे से एक नाविक था। उनका जन्म 1460 ईस्वी में पुर्तगाल के साइन में माना जाता है। उस समय में अरब के लोग यूरोप में मसाला बेचा करते थे जो वो भारत से लाते थे। यूरोप में इन मसालों की मांग बहुत ज्यादा थी, इसलिए यूरोप के लोग भारत जाकर मसाला लाना चाहते थे, लेकिन उनके लिए भारत जाने का रास्ता दुर्गम भरा था। उन्हें भारत जाने के लिए ईरान अफगानिस्तान होकर जाना पड़ता था, जो काफी खर्चीला और कठिन रास्ता था। उन्हें ऐसे मार्ग की आवश्यकता थी जो भारत कम समय में ले जाए। ऐसा मार्ग केवल समुद्र के जरिए ही संभव था। वास्को डी गामा ने भारत के इन रास्तों की खोज करने की ठान ली और इस इतिहास सफर पर निकल पड़े। वर्ष 8 जुलाई 1497 में वास्को डी गामा ने अपने साथियों के साथ भारत की खोज के लिए निकल पड़े। उसके जहाजी बेड़े में 4170 के करीब आदमियों का दल था। सबसे बड़ा जहाज सेठ बिरियाल पर वो खुद था। सबसे पहले वो अफ्रीका के अंतिम छोर केप ऑफ गुड होंग नामक के स्थान पर पहुंचा। उसके बाद अब वो अफ्रीका के ही राज्य मोसम्बा में आया, जहां के राजा ने उनकी मदद की और उसे एक अरब नाविक दिया। भारत का रास्ता जानता था। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत के कालीकट बंदरगाह के
केरल पर पहुंचा था। 30 मई 1498 की तारीख थी जब वास्को डी गामा के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा तो भारत का ये सफर करीब 10 महीनों का रहा। भारत आकर वास्को डी गामा ने स्थानीय राज्य के राजा से व्यापार का समझौता किया। उसे कई प्रकार के मसाले की खरीद भी की। भारत से पुर्तगाल आने के दौरान समुद्र के तूफान से उसके जहाजी बेड़े का नुकसान पहुंचा और उसके दल के कई लोग मारे गए। पुर्तगाल लौटने पर उसका भव्य स्वागत किया गया। अगली बार भारत आने पर उसने कालीकट के राज्य पर आक्रमण कर दिया, कत्लेआम लूटपाट की। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरे से शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। उसके बाद भारत पर कब्जा करने के लिए यूरोप के कई व्यापारिक और राज्यों ने कोशिश की और समय समय पर वे आए और उन्होंने भारत के केरल राज्य के लिंगों को धर्म बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे। अनंतः 1615 ईस्वी में यहाँ क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आया। 1698 ईस्वी में यहाँ फ्रांसीसी बस्ती बसाई गई। फ्रांस और ब्रिटिश के युद्ध के काल में क्षेत्र की सत्ता बदल रही। ये कहना कि भारत की खोज कब हुई महज एक बहुता सवाल है। भारत किसी की खोज का मोहताज नहीं है। इस देश का इतिहास कुछ हजार या लाख नहीं करोड़ों साल पुराना है। जब वास्को डी गामा भारत आया उस वक्त भारत पर बाबर का हुकूमत था। पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 में फरगना की गद्दी पर 12 वर्ष की अवस्था में बैठा। बाबर, जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, मुगलों ने भारत पर सबसे अधिक शासन किया था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब थे। बाबर ने 1519 ईस्वी से लेकर 1524 ईस्वी के मध्य में 4 बार आक्रमण किया था। इन युद्धों के दौरान उसने तोपों का प्रयोग भी किया था। इसके बाद 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में बाबर का सामना हुआ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से, जिसके पास 1 लाख सैनिक और 1000 हाथियों की विशाल सेना थी। इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना से संख्या में कम थी, लेकिन बाबर ने अपनी सूझबूझ और लोगों की मदद से इस युद्ध को अपने हक में कर लिया और विजयी रहा। पानीपत की इस लड़ाई के बाद दिल्ली से आगरा तक के छोर पर बाबर का अधिकार हो गया, लेकिन अभी भी बाबर की स्थिति बहुत कमजोर थी। लेकिन अभी भी बाबर की स्थिति मजबूत नहीं थी, क्योंकि उसे एक बड़ी चुनौती का सामना करना था। उस समय के राजस्थान के राणा सांग शक्तिशाली राजा था, जिन्होंने बाबर को युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया था। राणा सांग के पास 2 लाख के करीब एक विशाल सेना थी। जब बाबर और राणा सांग का युद्ध अनिवार्य हो गया था, तो बाबर की सेना राणा सांग से भाविता हो गई थी। राणा सांग राजपूताना के एक मजबूत शासक था, जिसके बारे में जानकर बाबर की सेना उससे डरने लगी थी। अपनी सेना को डरता हुआ देख बाबर ने इस युद्ध को जिहाद में घोषित कर दिया। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांग से मध्य के एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांग ने बाबर की सेना पर एक जोरदार वार किया, लेकिन बाबर ने अपने तोप का प्रयोग कर राणा सांग के सेना को पीछे ढकेल दिया, जिससे धीरे धीरे राणा सांग की सेना कम होने लगी और आखिर में उसे पराजय का सामना करना पड़ा। खानवा के विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली। खानवा के इस जीत के बाद दिल्ली, आगरा के क्षेत्र में बाबर की स्थिति मजबूत हो गई थी। इस युद्ध के बाद उसने मालवा के क्षेत्र में चंदेरी के राजा मोरनी राय को पराजित कर दिया और आखिर में घाघरा का युद्ध जीतने के बाद 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को इसकी आगरा में मृत्यु हो गई। उसके सब पहले अस्थायी रूप से आगरा में दफनाया गया, फिर बाद में काहुल ले जाकर अस्थायी रूप से दफना दिया गया। उसके मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। बाबर के मृत्यु के बाद उसका पुत्र 1530 ईस्वी में बादशाह बना। हुमायूं बाबर का तीसरा बेगम महाम का पुत्र। उस समय उसकी उम्र केवल 22 वर्ष ही थी। गद्दी पर बैठने के बाद हुमायूं को कई प्रकार की सामना करना पड़ा, क्योंकि बाबर को प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए समय नहीं मिला था। राज्य की आज भी स्थिति बहुत खराब थी। दूसरी तरफ अकवान सरदार मुगलों को भारत से बाहर निकालना चाहते थे। 1531 ईस्वी में हुमायूं ने कलिंदर के साथ साथ पूरब युद्ध को हराया था, लेकिन ये जीत उसकी कोई बड़ी जीत नहीं थी, क्योंकि पूरब अकवान को बढ़ती हुई ताकत को और गुजरात के शासक बहादुर शाह ज्यादा खतरा था। शुरुआत में हुमायूं को लगा कि उसको अकवानों से ज्यादा खतरा है, लेकिन उसके बाद 1532 ईस्वी में अकवानों को हराकर पूर्व पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद उसने चुनार के किले पर घेरा डलवा दिया। चुनारगढ़ के किले पूर्व भारत का प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है। उस समय उस किले पर एक अकवान सरदार शेर खां का अधिकार था। 4 महीने की घेरे बंदे के बाद
हुमायूं और शेर खां के बीच एक संग हुई। इसमें चुनार के किले पर शेर खां का ही अधिकार रहना था। उसके बदले में सदा वफादार रहने का वचन दिया था और उसने एक बेटे को हुमायूं के सेवा में भेज दिया। हुमायूं आगरा जल्दी लौटना चाहता था, क्योंकि इसी बीच गुजरात के शासक बहादुर शाह की शक्ति आगरा के सीमाओं तक बढ़ने लगी थी। वह इस बात से परेशान था। बहादुर शाह ने गद्दी पर बैठते ही मालवा और चित्तौड़ को जीत लिया था। अब वह आगरा फतह करना चाहता था। इस तख्ते को मिटाने के लिए हुमायूं ने मालवा पर आक्रमण कर दिया और उसे जीत लिया। मालवा से बहादुर शाह चित्तौड़ आ गया, लेकिन हुमायूं का आक्रमण की खबर सुनते ही चित्तौड़ से भी भाग खड़ा हुआ और मांडू चला गया। हुमायूं ने उसका पीछा किया और मांडू को भी जीत लिया। इसके बाद बहादुर शाह चंपारण आ गया, लेकिन हुमायूं ने अगस्त 1535 ईस्वी को चंपारण पर भी अधिकार कर लिया। इन सभी युद्धों के हुमायूं के बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। इसके बाद बादशाह बहादुर शाह कई स्थानों पर गया और कुछ समय बाद वह एक पुर्तगाली गवर्नर से हाथापाई में समुद्र में जा गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही बहादुर शाह का खतरा हमेशा के लिए मिट गया। हुमायूं इतने दिन तक आगरा से बाहर रहा, जिसके पीछे शेर खान ने अपनी ताकत बढ़ा ली थी। इस बात को जानकर हुमायूं ने फिर से चुनार पर घेरा डाल दिया और 6 महीने की घेरेबंदी के बाद उसे जीत लिया। शेर खान ने वहां से आकर रोहतास के किले पर कब्जा कर लिया और उसके बाद बंगाल और उसकी राजधानी गाड़ोड पर अधिकार कर लिया। हुमायूं आक्रमण के लिए गोड़ आ गया। उसने गोड़ में कानून व्यवस्था संभाली, लेकिन उसकी स्थिति तब ज्यादा बिगड़ी जब उसको पता चला कि हिंदल आगरा को गद्दी की छीनना चाहता है। शेर खान ने उसे शांति का प्रस्ताव भेजा। उसकी बातों में आकर एक छोटी सेना की टुकड़ी को गोड़ में छोड़कर आगरा लौट रहा था और रास्ते में कर्वनादा नदी के पास अगवानों की फौज थी, जिन्होंने उस पर अचानक हमला कर दिया। वह उस युद्ध में किसी तरह भी जान बचाने में सफल रहा और आगरा आ गए। उसने आगरा आकर एक सेना तैयार की और मई 1540 ईस्वी कन्नौज में हुमायूं और अगवान के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई। इस युद्ध के बाद हुमायूं दर दर भटकने के लिए मजबूर हो गया। किसी ने उसका साथ न दिया। फिर आखिर में वह ईरान चला गया और ईरान के शाहिद के मदद से उसने 1545 ईस्वी में कादूर और कंधार पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद उसने मच्छीबारा के युद्ध में बड़ी सफलता मिली। 1555 में मच्छीबारा और सरेलरी के युद्ध में उसने सिकंदर शाह सूर को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया, लेकिन उसके भाग में राजभोग ज्यादा दिन तक नहीं था। वह एक दिन दीनपदा पुस्तकालय पहली मंजिल से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं का जीवन संघर्ष भरा था। वह राजा से फकीर और फकीर से राजा बना। तो दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसी लगी? तो आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पार्ट 2 वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि बहुत जल्द पार्ट 2 वीडियो आने वाला है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।